हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे ऑल स्टेट का AEJ का मास्टर कोर्स। यानी कि आप किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में किसी भी स्टेट से यहाँ पे हैं एंड आप जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी जूनियर इंजीनियरिंग का या फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, तो दोनों के लेकर यहाँ पे आपका मास्टर कोर्स चल रहा है, ठीक है। और ये जो हम लोग का कोर्स बनाया गया है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर को देखते हुए एंड जो आपका जेई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका सिलेबस आता है, बिकॉज हर स्टेट जेई का लगभग जो है सिमिलर रहता है, तो सबको कम्बिनेशन करके एक ऐसा कोर्स बनाया गया मास्टर कोर्स, ताकि आप इसको कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी जेई का अगर प्रिपरेशन करो स्टेट लेवल का, तो आपके लिए ये आपका गोल्डन आपका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं थ्योरी प्लस MCQ सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले हम लोग लेक्चर लाते हैं, ठीक है, और लेक्चर के बाद उसी के बेस पे, उसी लेक्चर के बेसिस पे हम लोग MCQ क्वेश्चन भी सॉल्यूशन आपको कराते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग उसमें लगाते हैं, राइट। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके अलावे आपका स्टेट JEE के अलावे हम लोग का SSC JEE का भी कोर्स चल रहा है एंड आपका RRB JEE का भी कोर्स चल रहा है, ठीक है। यानी रेलवे JEE का भी कोर्स चल रहा है एंड आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC JEE का भी कोर्स चल रहा है। ये सब जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, राइट, ठीक है। एंड ये तीनों अलग अलग बनाने के पीछे रीजन ये है कि सबका सिलेबस अगर बच्चे को पता है, जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है, सबका सिलेबस अलग अलग होता है। स्टेट लेवल में जो JEE होता है उसका सिलेबस अलग होता है, SSC JEE में जो आपका सिलेबस होता है वो अलग होता है एंड RRB JEE का सिलेबस अलग होता है। बहुत सारा आप देखिएगा, वो सारा ऐसा आपका सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो RRB JEE में नहीं रखा गया, SSC JEE में इंक्लूड कर दिया गया है। कुछ टॉपिक है जो RRB JEE में है, SSC JEE में नहीं। उसी तरह स्टेट JEE का अलग अलग सिलेबस होता है, तो बच्चे वही सिलेक्शन लेते हैं जो कि सही सटीक तरीका से पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सारे वो चीज़ को कर लिया हूँ कि क्या पढ़ना, सारा एनालिसिस करके प्रीवियस का पेपर का स्टडी करके 10 साल 15 साल का मैं इस कोर्स को लाया हूँ। आपको बस पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लोगे, इंडिविजुअली जो कोई स्टेट JEE का तैयारी कर रहा है वो इस कोर्स को देखे, कोई SSC JEE का कर रहा है वो इस कोर्स को देखे, कोई RRB JEE का कोर्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इस कोर्स को देखो। कंप्लीट कोर्स को देखने के बाद 100% आपका मेरिट लिस्ट में आएगा, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हम लोग का कोर्स जो अभी नहीं, ये 5-6 साल से हम लोग का चल रहा है। मैं 5-6 साल से लगभग मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंट है एंड उतना मैं सिलेक्शन दिया हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ। अभी जस्ट मुझे आज ही शाम को एक कॉल आया था स्टूडेंट का, जो कि गुजरात से थे। वो आपका RTO इंस्पेक्टर बने, RTO इंस्पेक्टर, ठीक है, RTO इंस्पेक्टर, जो कि गुजरात का एक आया था, 1 साल पहले उसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। वो लड़का परचेस किया था मेरे से कोर्स RS खुरमी वाला। हम लोग RS खुरमी और RK जैन का भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं एज ए पेड कोर्स, RK जैन का एंड RS खुरमी का। उसको परचेस करने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उसमें व्हाट्सअप से मुझे उसके बारे में क्वेरी पता कर सकते हो। तो वो लड़का कॉल किया था बिकॉज उसको तो जॉब लग गया, लेकिन अपने भाई के लिए कोर्स लेना चाह रहा था, बिकॉज उसका भाई जस्ट अभी BTech कंप्लीट किया फाइनल ईयर। तो चाह रहा कि सर हम जो कोर्स लिए थे सिर्फ RS खुरमी से ही हो गया था, लेकिन हमको चाहिए दोनों का कोर्स एंड साथ ही साथ कोई जो स्टेट लेवल का AJ का कोर्स है, ताकि मेरा जो भाई है वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाए। तो ये उसको बिलीव क्यों हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, मेरा कोर्स उसको जॉब निकला और उसको लगा है कि भाई हाँ, कोई भी बच्चा, मैं इस तरीक़ा से पढ़ाता हूँ कि कोई जिसको कभी समझ भी नहीं आया इंजीनियरिंग अच्छी तरह से, बट हाँ उसको उतना एबिलिटी है कि पढ़ पाए, ठीक है, तो मैं उसको टोटल करा देता हूँ। जो आपको 4 साल में इंजीनियरिंग में करता वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा एंड आप एग्जाम भी निकाल पाइएगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, कुछ भी मैं फालतू का थ्योरी नहीं बताता हूँ, राइट। तो चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, और हम लोग अभी देख रहे हैं स्टेट लेवल का AJ का कोर्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हम लोग का चल रहा सब्जेक्ट। हम लोग का ये हो जाएगा 7th लेक्चर। इससे पहले 6 लेक्चर आ गया है, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा या फिर प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर आउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको SSC JEE RRB JEE इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, बहुत सारा आपको मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाला, आज हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल। देखो मैं एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट बता देता हूँ, अभी तक हम लोग पढ़े क्या हैं। 6 लेक्चर पढ़ाई हो चुका, क्या क्या पढ़े हैं सर वो थोड़ा बता दिए। हम लोग सबसे पहले देखे थे प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल को लेना, उसको फैक्ट्री में ले जाके वर्कर के द्वारा, और इंजीनियर्स भी रहते हैं उसके इन्फेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, प्रोसेस करते हैं, यानी कि मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। और मशीनिंग प्रोसेस के बाद हम लोग को मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल को लिए, रॉ मटेरियल को लेकर गए फैक्ट्री में, वहाँ पे हम लोग की मशीनिंग करते हैं, और मशीनिंग के बाद हमको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन। ये क्या कहलाता है, मेरा प्रोडक्शन कहलाता है। अब जब हम लोग प्रोडक्शन में मशीनिंग करते हैं, अब मशीनिंग क्या हो जाता है, बंच ऑफ प्रोसेस है, यानी कि ढेर सारा प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं मशीनिंग। जैसे मशीनिंग में आ जाता है मेटल कटिंग आ जाता है, बोचिंग आ जाता है, ड्रिलिंग आ जाता है, बोरिंग आ जाता है, गियरिंग आ जाता है, फिनिशिंग आ जाता है। तो सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड मशीनिंग। ये सब कहलाता है मेरा मशीनिंग,
ठीक है, ओके। अब मशीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरा मेटल कटिंग। क्या आ जाता है? मेटल कटिंग। अब ये जो मेटल कटिंग होता है इसको कटिंग करने का अलग अलग मेथड होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि भाई कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग मेटल को कट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे दो तरीका का। एक तो हम लोग पढ़े थे ऑर्थोगोनल कटिंग, और सेकंड नंबर हम लोग बात किए थे ऑब्लिक कटिंग, जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल को हम लोग बोलते थे 2 डायमेंशनल एंड ऑब्लिक कटिंग को बोलते थे 3 डायमेंशनल। ये हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि सर जो हम लोग मेटल को कट कर रहे हैं उससे निकलता है चिप्स, क्योंकि चिप्स के फॉर्म में आउट होता है पतला पतला। जैसे हम लोग आप पेंसिल को अगर आप शार्पनर से छिलिएगा, ठीक है, तो क्या निकलता है? लकड़ी का थोड़ा थोड़ा पतला पतला चिप्स निकलता है। उसी तरह मेटल को जब हम लोग कट करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है, तो कटिंग टाइप निकलता है क्या? मेरा चिप्स निकलता है। अब जो ये चिप्स है मेरा वो अलग अलग निकलता है। डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग निकलता है, ब्रिटल के लिए अलग निकलता है। तो हम लोग देखे थे इसमें एक होता है आपका कंटिन्यूस चिप, एक होता है आपका डिसकंटिन्यूस चिप, और एक होता है कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। कंटिन्यूस चिप जो निकलता था वो किसके लिए निकलता था? आपको याद होगा, कंटिन्यूस चिप जो निकलता था वो मेरे निकलता था आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। आपका डिसकंटिन्यूस चिप निकलता था ब्रिटल मटेरियल के लिए, और कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज जो निकलता था वो भी निकलता था मेरा डक्टाइल के केस में। बट मेरा स्पीड इसमें घटा देते थे, रेक एंगल को भी घटा देते थे, क्योंकि जब हम लोग कंटिन्यूस चिप निकालना होता था तो डक्टाइल में हम लोग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा रखते, किसका? कटिंग टूल का, ठीक है, और रेक एंगल भी ज़्यादा रखते थे। लेकिन अगर हम लोग घटा देंगे रेक एंगल स्पीड तो मेरा निकलता था क्या? कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। तो ये सारा चीज़ हम लोग प्रोसेस देखे थे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं 6 लेक्चर तक। उसके बाद हम लोग आगे देखे थे कि ठीक है सर हम लोग कटिंग करेंगे, तो सर जब हम लोग कटिंग यूज़ करेंगे, मेटल को कट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग मेटल को कटिंग करते हैं तो कटिंग जो करते हैं उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या? कटिंग टूल चाहिए। क्या चाहिए हमको? कटिंग टूल चाहिए। अब ये जो कटिंग टूल हो जाता है वो बनाते किससे किससे हैं? तो हम लोग देखे थे कि HS से बनाते हैं, यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल से बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग कार्बाइड से बनाते हैं। कार्बाइड के बाद हम लोग बनाते हैं आपका सेरामिक से भी बनाते हैं, ठीक है, सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखे थे कि भाई जो आपका टूल हो जाता है, कटिंग टूल हो जाए, वो कितना टाइप्स का होता है। तो हम लोग टाइप्स जब बात किए थे, टाइप्स में हम लोग देखे थे कि सर ये मेरा जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी होता है, आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल भी हो जाता है, एंड आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी हो जाता है, ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एक एज रहता है काटने के लिए। जैसे हम लोग जो चक्कू घर में यूज़ करते हैं, ये मेरा क्या होता है? ओनली एक एज रहता है, एक ही धार रहता है काटने के लिए। डबल पॉइंट करने मतलब इसमें 2 धार रहेगा, और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा धार, यानी 2 से ज़्यादा धार रहेगा, उसको बोल देंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल योर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ही धार है, एक ही एज है जिससे इसको काटेगा। अगर मैं बात करूँगा और, तो ये भी मेरा जो दिख रहा है दिस इज कॉल ऑल्सो योर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं? ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ यूज़ करते हैं? कटिंग टूल मैंने आपको बताया था ये यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरा हो गया लेथ मशीन में, ठीक है, फादर ऑफ द मशीनिंग लेथ मशीन का, इसमें बहुत सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं। इसका प्लेनर में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेनर PLANER होगा, ठीक है, प्लेनर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग सेपर में यूज़ करते हैं, सेपर में यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करेंगे डबल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल क्या है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डबल पॉइंट कटिंग टूल ये है, ठीक है, ये आपका है डबल पॉइंट कटिंग टूल। क्या है ये आपका? डबल पॉइंट कटिंग टूल। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कटिंग करने के लिए। समझ आया कि नहीं? जैसे आप देख रहे हो, एक आपका ये हो गया और आपका ये हो गया, 2 पॉइंट कटिंग टूल। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ड्रिलिंग में। जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डबल पॉइंट कटिंग टूल का। फिर आ जाता है मेरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कि आप ये है जो है दिस इज कॉल योर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्या है आपका? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। कैसे? तो देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा तो ये आपका एक एज है, 2 एज है, 3 एज है, 4 एज है, तो मतलब 1 से 2 से ज़्यादा एज है, दिस इज कॉल योर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये भी आपका, ये भी आपका, ये भी आपका, सब क्या है मेरा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहाँ यूज़ करते हैं? इसका एग्जांपल क्या हो जाए? जैसे आपका मिलिंग मशीन हो गया, बोचिंग मशीन हो गया, ठीक है, मिलिंग बोचिंग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेथ, प्लेनर, सेपर में, डबल पॉइंट ड्रिलिंग में, और मल्टी पॉइंट आपका मिलिंग बोचिंग वगैरह में। ये सारे कुछ चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो ये आपका कटिंग टूल हो जाता है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। जब मैं बनाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मैं कटिंग टूल को जब मैं खरीदूंगा मार्केट से, ठीक है, या फिर जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी जाके कटिंग टूल जो होगा किसी भी मटेरियल को कट कर पाएगा। फिर बाद में हम लोग देखेंगे फेल्यूर ऑफ कटिंग टूल, यानी कि कौन कौन सा फोर्स लगाते हैं या फिर टेम्परेचर हाई के चलते या स्ट्रेस के चलते वो फेलियर होता है। तो वो सभी चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला है गुड टेंसाइल
एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि उसका जो टेंसाइल है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब आप अगर आप कटिंग टूल को बना रहे हो, मान लो ये कटिंग टूल है, आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, जब हम लोग दोनों तरफ से खींचते हैं फोर्स लगा के, उसको बोला जाता है टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव क्या हो जाता है, जब उसको दोनों तरफ से हम लोग कंप्रेस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, तो इसको दोनों तरफ से टेंसाइल भी अपोजिट डायरेक्शन जाता है, कंप्रेसिव भी, लेकिन जब दबाते हैं तो वो कहलाता है कंप्रेसिव, जब उसको खींचते हैं तो कहलाता है टेंसाइल। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स यानी कि पता चला कि जो मेरा कटिंग टूल है उसमें अगर ज़्यादा हम लोग टेंड करके खींच दिए तो टूट गया, बीच में ब्रेक हो गया, या फिर अगर कंप्रेस किए तो आपस में कंप्रेस होकर वो क्या होगा, फ्रैक्चर हो गया। तो ना तो कंप्रेशन के चलते ना तो टेंशन के चलते वो फ्रैक्चर होना चाहिए, वो उसको रेजिस्ट करना चाहिए, इसीलिए हम लोग गुड टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो यही पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट का बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है गुड फ्रैक्चर टफनेस। अब देखो टफनेस क्या हो जाता है, टफ, आप देखोगे ग्लास, ग्लास मीन्स कांच का बात करें। ठीक है, जो मेरा कांच होता है, या फिर अब दूसरा जो हम लोग चौक यूज़ करते थे। ठीक है, चौक जो इससे पहले अगर 10-15 साल आप बैक चल जाओ, अभी भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। हम लोग पहले यूज़ करते थे ब्लैक बोर्ड, क्या यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिखते थे विद द हेल्प ऑफ चौक। ठीक है, तो चौक को अगर आप ईंटा से या फिर हथौड़ा से, हैमर से पीटिएगा तो तुरंत टूट जाता है। या फिर सबसे अच्छा ग्लास ले लो ना, ये मेरा ग्लास है, ग्लास को अगर पत्थर से मारोगे, बोला जाता है ना शीशा या दिल हो टूट जाता है, राइट, यानी आप पत्थर से इसको मारोगे या फिर हथौड़ा से तुरंत टूट जाता है। इट मीन्स वो इम्पैक्ट लोड को झेल नहीं सकता है, दैट इज कॉल योर टफनेस। तो ये जो आपका ग्लास है ये कहलाता है टफ, और जो चौक भी है वो क्या कहलाता है, टफ। मेरा हार्ड नहीं है, हार्ड और टफ में अंतर होता है। जो हार्ड होता है वो मेरा इम्पैक्ट लोड को झेल सकता है। ठीक है, वो हाँ हैवी लोड को झेल सकता है और स्ट्रेच, उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आता है, वो कहलाता है हार्ड। लेकिन टफ कहलाता है जो आपका ग्रेजुअली लोड को झेल सकता है, लेकिन इम्पैक्ट लोड, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लोड पड़ेगा तो वो झेल लेगा, लेकिन इम्पैक्ट लोड को अचानक जो सडन लोड पड़ता है उसको झेल नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड योर टफनेस। तो मेरा जो आपका कटिंग टूल होता है वो होना चाहिए क्या, टफ होना चाहिए, यानी कि इम्पैक्ट लोड, मतलब जो आपका इम्पैक्ट लोड है या फिर अब जो सडन लोड है उसको झेल पाए। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल और ले लो, जैसे हथौड़ा ले लो। अब हथौड़ा से डायरेक्ट पीटोगे तो मेरा कटिंग टूल टूटना नहीं चाहिए, तो वो कहलाएगा कि मेरा हाँ ये मेरा टफनेस को झेल रहा है। तो गुड फ्रैक्चर टफनेस होना चाहिए। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर में गुड एब्रेसिव रेजिस्टेंस। इसको कैसे समझिएगा, देखो आप ले लो लकड़ी, वुड ले लो, लकड़ी ले लो। ठीक है, अब आप जो लकड़ी लिए, लकड़ी को आप एक आपका जो नाखून होता है उस नाखून से अगर आप इसको स्क्रैच करोगे तो देखिएगा इसमें स्क्रैच हो जाएगा। लेकिन आप ग्लास ले लो, कांच ले लो, या फिर आप मेटल का कोई भी पार्ट ले लो, जैसे आप घर में जो भी यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह, ठीक है, आप उसको लो, जैसे प्लेट कोई लो, स्टील का प्लेट लो या फिर जो भी बनाए एल्युमिनियम का प्लेट लो, आप उसके क्या करो, जो आपका नाखून है उसे स्क्रैच करके देखो, देखिएगा जो आपका ग्लास या मेटल है वो स्क्रैच जल्दी नहीं होगा। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एब्रेसिव रेजिस्टेंस, यानी कि जो स्क्रैच है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। तो मेरा जो टूल मटेरियल होना चाहिए, जो कटिंग टूल मटेरियल होना चाहिए, उसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी कि गुड एब्रेसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर में बताया गया हाई हार्डनेस और हॉट हार्डनेस। हार्डनेस क्या हो जाता है, हार्डनेस मीन्स वो स्ट्रेस को झेल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को, इम्पैक्ट को वो झेल सकता है। हॉट हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस इन हाई टेम्परेचर, मतलब जब हम लोग, ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग कटिंग करेंगे तो कटिंग के टाइम पे जो दो मेटल आपस में कटिंग जब होता है तो आपका फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, टच में आएगा तो फ्रिक्शन होगा ना, घर्षण होगा। तो घर्षण के चलते उसमें हीट जनरेट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी आ जाता है, तो उसके चलते वहाँ पे फेलियर ना हो जाए टूल मटेरियल, तो उसका भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमको चाहिए क्या, हॉट हार्डनेस भी ज़रूरत होता है टूल मटेरियल को बनाने में, राइट। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। ये सारे चीज़ को मैं इरर कर देता हूँ। जब आप नोट्स बनाएगा तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ को लिखने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट मैं बताएं यहाँ पे वो सारा चीज़ आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, हॉट हार्डनेस होना चाहिए, हाई हॉट हार्डनेस और आपका हार्डनेस दोनों होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होना चाहिए और आपका लिस्ट होना चाहिए एफिनिटी ऑफ द चिप, यानी कि ऐसा ना हो कि टूल मटेरियल को जैसे लगाएं और जो चिप्स है वो निकलना तुरंत स्टार्ट हो जाए। या फिर केमिकल स्ट्रक्चर मतलब जो आपका टूल मटेरियल बना हो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो जो होता है अरेंज सजा हुआ होना चाहिए और काफ़ी इम्पैक्ट मतलब एक दूसरे से अच्छी तरह से वो चिपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाता है केमिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और आपका चिप्स भी बहुत कम फोर्स लगाने से वो अलग नहीं होना, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाता है लिस्ट एफिनिटी, चिप होना चाहिए अच्छा और केमिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा। फिर हम लोग बात करें आगे रेजिस्टेंस टू द डिफ्यूजन एंड एडेशन। देखो आपका डिफ्यूजन क्या कहलाता है, डिफ्यूज मीन्स होता है टकराना। जैसे दो आप बॉल लिए आपस दोनों तरफ से अगर आप इसको ये कर दोगे, ठीक है, लुढ़का दोगे तो आपस में आके क्या हो जाएगा, एक टाइम के पीरियड के बाद वो टकरा जाएगा। तो टकराने के बाद अगर मान लो कि कोई मेटल है, दो मेटल है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है उसका, तो दोनों तरफ को अगर टकराएंगे तो क्या होगा, इसके बाद इससे से कुछ निकल जाएगा। जैसे सिंपल कैसे बोलोगे कि आप ले लो थोड़ा पत्थर ले लो,
उतना हार्ड पत्थर अगर नहीं रहेगा, दो पत्थर को आपस में जब हम लोग जोर से पटकते हैं तो वहाँ से कुछ कुछ थोड़ा बहुत पत्थर जो है पार्टिकल्स उसका निकल जाता है, यानी कि टूट गया, तो कहला जाए भाई कि रेजिस्टेंट डिफ्यूज जब उसको किए तो वो अच्छा डिफ्यूज़र नहीं कहलाएगा। डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है वो उसका अच्छा नहीं है। तो अगर जब हम लोग मेटेरियल जो आपका कटिंग टूल मटेरियल बनाएंगे उसमें रेजिस्टेंस और डिफ्यूजन होना चाहिए, यानी कि जब देखो मैंने बताया था ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, इस तरह मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मान लो ये मेरा क्या वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, एंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कटिंग टूल, ये मेरा है कटिंग टूल है, ये टूल है कटिंग टूल है। इसके बाद यहाँ से निकल रहा है मेरा चिप, इस तरह करके जो ये मेरा क्या निकल रहा है, चिप निकल रहा है, और ये मेरा अनकट चिप है, यानी कि समझ लो ये मेरा वर्क पीस है, ये आपका अनकट चिप है। अनकट मीन्स अभी तक ये चिप नहीं निकला लेकिन आगे चलकर निकलेगा, और ये मेरा चिप्स है जो कि आउटगोइंग चिप है, मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा चिप है, चिप के बीच में और टूल के बीच में यहाँ पे काफ़ी फ्रिक्शन आता है, जिसके चलते यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसी के लिए यहाँ पे आपस में जो डिफ्यूजन भी हो जाता है, यानी टकराता भी है, तो टकराने के चलते ये टूटे ना, ये जो टूल है वो टूटे ना या फिर फेल्योर ना हो जाए। इसीलिए हम लोग को होना चाहिए कि अच्छा डिफ्यूज़न वाला टूल मटेरियल बनाना है। और साथ ही साथ बात आता है एडेशन का। इसका क्या मतलब है, देखो एडेशन मीन्स हो जाता है चिपकना, मतलब जब टूल और चिप आपस में यहाँ कटिंग हो जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के चक्कर में ये चिपक के ना रह जाए, ठीक है, तब तो ये कटिंग हो ही नहीं पाएगा, चिप्स निकलेगा ही नहीं, तो वो भी खराब कर देगा मेरा टूल मटेरियल को। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा रेजिस्टेंस आपका डिफ्यूज़न हो एंड आपका एडेशन हो, ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल। ऑब्वियसली बात है मेरा लो कॉस्ट होना ही चाहिए, लो कॉस्ट होगा तभी जाकर हम लोग कोई भी खरीद पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे, तभी जाकर प्रोडक्शन कर पाएंगे, एंड इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि भाई मेरा मिल रहा है अमेरिका में तब जो वहाँ से लाएंगे, पता चला कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इसी को लाने में हमको हज़ारों पड़ गया। तो जब कोई भी मटेरियल बनाएंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, हम लोग प्रोडक्शन में 10 रुपये का सामान भी बनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। हम लोग 10 रुपये, देख लो आप जो ब्लेड है वो भी क्या है, एक प्रोडक्शन से ही बनाया जाता है ब्लेड, जो हम लोग यूज़ करते हैं सेविंग करने के लिए, ठीक है। तो या फिर एक कील ले लो, अगर मान लो प्रोडक्शन करने में जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या फिर लेथ मशीन जहाँ बनाया जा रहा है उसी का कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई हो गया कि एक कील का या फिर एक ब्लेड का कीमत आपका आगे 100 रुपया 200 रुपया था, कौन खरीदेगा। इसलिए लो कॉस्ट होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और लास्टली आ जाता है हाई हीट रेजिस्टेंस। ये मैं बता ही दिया हूँ कि हाई हीट रेजिस्टेंस यानी कि हाई टेम्परेचर में भी वो रेजिस्ट कर जाए टूल, वो टूटे ना, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गया मेरा क्या प्रॉपर्टी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कटिंग टूल का। अगर जब भी कभी आप इंजीनियर बनते हो किसी फैक्ट्री में, तो जब आप देखिएगा कटिंग टूल मटेरियल का, तो आपको ये सारे प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए कटिंग टूल में, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अच्छा टूल नहीं माना जाएगा, अच्छा कटिंग टूल नहीं माना जाएगा। अब बात करेंगे टूल फेल क्यों हो जाता है। टूल जो मेरा फेल हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब ज़्यादा लोड लगा देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, अच्छा जो प्रॉपर्टी का मटेरियल नहीं है वो सब के चलते वो फेल हो जाता है। तो या तो इसको बोलते हैं हम लोग फेलियर ऑफ द कटिंग टूल, या फिर बोलेंगे इसको टूल वियर और टीयर। क्या हो जाता है, देखो मैं समझो मेरी बात, एक हो जाता है टीयर हो जाता है, एक आता है वियर। क्या हो जाता है, इसका मतलब आप एक कपड़ा लिए, ठीक है, आप कपड़ा खरीदे नया कपड़ा, 6 मंथ के बाद अगर मैं बात करूँगा, चलो 6 मंथ ना लेके 1 ही मंथ ले लेते हैं, ठीक है, 1 मंथ पार हो गया, 1 मंथ के बाद क्या वो कपड़ा न्यू है, क्या उसका कलर जो वो सेम है, नहीं, कलर उसका थोड़ा सा खराब हो जाएगा, कलर जो है वो डल हो जाएगा, कलर भी आपका डल हो जाएगा, थोड़ा बहुत वहाँ से रेशम धागा वगैरह निकलने लगेगा, यानी कि इस कपड़ा में 1 मंथ के बाद टीयर एंड वियर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, टूटना फूटना स्टार्ट हो गया, उसमें सब चीज़ जो है वो खराब होने लगा। तो उसी को कहता है टीयर एंड वियर। यानी कि उसी तरह कटिंग टूल में भी हो जाता है, कटिंग टूल मटेरियल में जब वो ज़्यादा लोड पड़ने लगता है, ज़्यादा हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करने लगते हैं, तो ड्यू टू टेम्परेचर लोड स्ट्रेस के चलते उसमें टीयर और वियर आने लगता है। तो वो देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जिसके चलते वियर एंड टीयर आता है। तो यहाँ बोला टूल वियर और टूल फेलियर मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, या फिर फॉलोइंग रीजन्स। इस रीजन्स के चलते मेरा जो टूल मटेरियल है, कटिंग टूल मटेरियल है, वो फेल कर जाता है। पहला, मैकेनिकल ब्रेकिंग ड्यू टू द एक्सेसिव शॉक एंड कटिंग फोर्स। मतलब क्या है, यहाँ बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग एक्सेसिव शॉक लगा देंगे, शॉक मीन्स क्या हो जाता है, सडन लोड, अचानक लोड, जैसे हथौड़ा सा डायरेक्ट पीटना किसी को, ठीक है, एक्सेसिव लोड अगर देंगे और कटिंग फोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा अगर रखते हैं, तो इसके चलते मेरा जो टूल है, यानी जो कटिंग टूल है, वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। एंड याद रखना ये रैंडम इन नेचर है। अब देखो, आप मैंने कहा कि भाई कटिंग फोर्स ज़्यादा रखेंगे,
क्या रखेंगे, कटिंग फोर्स ज़्यादा रखेंगे। तो बोलेंगे सर अभी आप जस्ट कहा कि जब हम लोग कंटिन्यूस चिप निकलता था, इसमें तो हम लोग सर स्पीड ज़्यादा ही रखते थे, रेक एंगल ज़्यादा रखते थे, तभी जाके मेरा ये किसके लिए यूज़ करते थे, मेरा डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते थे। तो डक्टाइल के केस में सर हम लोग स्पीड तो ज़्यादा रख रहे हैं, बट यहाँ आप बोल रहे कटिंग स्पीड को कम रखेंगे। देखो यहाँ हम लिखे रैंडम इन नेचर, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप इससे समझो, आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आपका 1 2 3 4 5 गियर हो जाता है, तो एक हो जाता है, आप गियर तो चेंज करते हो, एक लिमिट होता है। लेकिन अगर आप एक सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में आप चेंज करो गियर 1 2 3 4 5, फिर कम करो ज़्यादा करो ज़्यादा करो कम करो, उससे क्या होता है, जो आपका बाइक का गियर हो जाता है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा, तो गियर आपका टूट सकता है, चेन टूट सकता है, ठीक है, आपका जो क्लच है वो खराब हो सकता है। यानी कि रैंडम इन नेचर में नहीं होना चाहिए, एक आपका ग्रेजुअली अगर जाए, धीरे धीरे जाए तो ठीक है, बट शॉक लोड और आपका कटिंग स्पीड जो है रेंडमली चेंज होगा तो उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग हो जाएगा और टूल मेरा टूट सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे जो एज है यहीं पे इसका टूट गया है, ये एज क्या हो जाएगा, आपका टूट गया है। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यही जो एज है, यही एज है, आपका हो गया साइड रेक एंगल, सॉरी साइड कटिंग एज एंगल, और आपका हो गया आपका इन कटिंग एज एंगल। तो यहाँ पे एक टूटा क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कटिंग फोर्स वगैरह या फिर स्ट्रेस वगैरह ये सारा चीज़ ज़्यादा पड़ा है। तो ये हो गया पहला पॉइंट जिसके चलते जो है मेरा जो कटिंग टूल है वो फेल कर सकता है, ठीक है। किसके चलते, एक्सेसिव शॉक्स और कटिंग फोर्स के चलते। वही कैसा होना चाहिए, नेचर इन आपका रैंडम इन नेचर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रेजुअली वेयरिंग ऑफ ए टूल एट रेक एंड फ्लैंक सरफेस। देखो यहाँ बोला ग्रेजुअली वेयरिंग, कहाँ कहाँ पे, रेक में और फ्लैंक में। आपको पता होना चाहिए रेक कौन सा हो जाता है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस, फिगर में देखना, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक, ठीक है, और इस वाले इस वाले पार्ट को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक। मैंने आपको जब फिगर पढ़ाया था पिछला लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था कैसे बनाया था कि ये मेरा सिंपल जो हम लोग बनाए थे, ये मेरा वर्क पीस है एंड ये मेरा है टूल, ये मेरा है क्या है, टूल है। अब मैंने बताया था कि टूल के इस वाले भाग को हम लोग बोलते थे फ्लैंक सरफेस, क्या बोलते थे, फ्लैंक सरफेस, एंड इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते थे क्या, रेक सरफेस, रेक सरफेस। यानी कि कटिंग टूल के दोनों एज को, एक को बोलते हैं हम लोग फ्लैंक और एक को बोलते हैं हम लोग रेक। तो रेक और फ्लैंक में हम लोग लोड को अगर कंटिन्यू रखेंगे और वो बढ़ते जाएगा तो इसके चलते भी मेरा टूल जो है वो क्या हो सकता है, फेल कर सकता है या टूट सकता है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट में बोला गया है बी नंबर में। आगे बोला रखा है सी नंबर में, क्विक डल, यानी कि अचानक डल हो जाना, किसका, कटिंग टूल का। ये यहाँ पे कटिंग टूल कर रो, ज़्यादा बेटर रहेगा, टूल ना लेके कटिंग टूल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना कटिंग टूल, कटिंग टूल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है कि क्विक डल, यानी कि अचानक डल हो जाना या फिर अचानक खराब हो जाना, ब्लंट कर जाना। ब्लंट मीन्स क्या हो जाता है, देखो एक हो जाता है ये मेरा एज है, जैसे आप चक्कू जो होता है ये समझ लो एकदम धार है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा शार्प है, कैसा एज है मेरा, शार्प एज है, ठीक है। और अब हम इसको बुलाते हैं आपका डल कर देते हैं या फिर ब्लंट कर देते हैं, जैसे कि ये यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो गया, डल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डल कहलाएगा, डल, या फिर इसको बोलेंगे मेरा ब्लंट एज, यानी एज इसका क्या होगा, ब्लंट कर गया। देखो यहाँ से ध्यान से, ये आपका एज कितना धार है, लेकिन ये धारदार नहीं है, खराब हो गया, ठीक है। तो ये मेरा जो है बोल रहा है यहाँ पे कि मेरा क्विक डल हो जाता है कटिंग टूल, क्यों, बाय द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटेंस स्ट्रेस एंड टेम्परेचर। अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपका आप जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी रखेंगे, तो जिसके चलते जो मेरा मटेरियल है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें आ जाएगा और उसके चलते मेरा जो आपका कटिंग टूल है वो जल्दी ही डल हो जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इलास्टिक टू प्लास्टिक में जाता है जब येल्ड पॉइंट को पार करता है, येल्ड पॉइंट को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सोम में, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब इलास्टिक में क्या हो जाता है, जब हम लोग फोर्स वगैरह लगाते हैं तो रिटर्न वो अपना सेपरेट साइज में आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक में हो जाता है इलास्टिक टू प्लास्टिक, मतलब येल्ड पॉइंट को जब पार करता है इतना वो फोर्स लगा दिया तो अब वो रिटर्न नहीं आ सकता, जब हम लोग फोर्स को हटाएंगे मतलब वो अब खराब होने लगेगा टूल, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसके चलते, ज़्यादा स्ट्रेस के चलते और टेम्परेचर हाई के चलते भी हो जाता है क्विक डल, तो इसका भी हम लोग ध्यान रखना है, यानी इसके चलते भी मेरा फेलियर होता है। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसके चलते, फ्लैंक और क्रेटर वियर। एक होता फ्लैंक वियर, एक होता क्रेटर वियर, ठीक है, जिसको हम लोग क्रेटर वियर को जो है उसको हम लोग रेक फेस वियर भी बोलते हैं। अब देखो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको बताया था, इस वाले पार्ट को देखना, ठीक है, इस वाले पार्ट को, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सर यहाँ आपने बोला कि इस वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक, फ्लैंक सरफेस एंड इस वाले भाग को मैंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड योर रेक सरफेस, ये कहलाता है मेरा रेक
सरफेस। अब यहाँ पे बात क्या क्या है, एक आपका बोले हम फ्लैंक वियर और एक बोले हम क्रेटर वियर। क्रेटर वियर को हम लोग रैक वियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इस जगह पे मेरा इस जगह पे ड्यू टू आपका टूल का फ्रिक्शन के चलते और वर्कपीस के फ्रिक्शन के चलते, रबिंग के चलते, यहाँ पे रेड से में देखो, यहाँ से जो आपका वियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक वियर, क्योंकि फ्लैंक के सरफेस में हो रहा है इसीलिए बोलते हैं हम लोग फ्लैंक वियर। एंड यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि जो टूल है, टूल के बाद यहाँ से मेरा क्या निकलता है, चिप निकलता है। जैसे ये मेरा क्या निकल रहा है, ये मेरा है चिप, चिप निकल रहा है। तो चिप में ये मेरा चिप है और टूल है, चिप और टूल के बीच में यहाँ भी फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है दिस इज कॉल्ड मेरा रेक वियर, या तो रेक वियर इसको बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है दूसरा टर्म में क्रेटर वियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर वियर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है मेरा रेक वियर और यहाँ पे आ जाता है मेरा फ्लैंक वियर। तो फ्लैंक वियर किसके किसके बीच में आ जाता है, यह आ जाता है मेरा टूल और फ्लैंक सरफेस के, सॉरी टूल बोल रहे हैं, टूल नहीं, आपका फ्लैंक सरफेस और फिनिश सरफेस। ये जो आपका वर्कपीस ये क्या है, मेरा फिनिश सरफेस है। यहाँ पे एक सेकंड, फिनिश सरफेस मेरा इस सरफेस को बोलेंगे, ये मेरा है फिनिश सरफेस। तो फ्लैंक और वर्कपीस के बीच में मेरा जाता है क्या, फ्लैंक वियर इस वाले पार्ट में, और रैक वियर कहाँ जाता है, मेरा टूल और चिप के बीच में। समझ आया कि नहीं, इधर से फिर से देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैंक वियर और टूल वियर, क्योंकि ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा वर्कपीस और इस वाले सेक्शन जो ये वाला सेक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ जो मेरा टूल जाएगा, ये इस तरह करके मैं टूल बना रहा हूँ, ये मेरा क्या है, टूल है, कटिंग टूल है, ठीक है। ये क्या मेरा कटिंग टूल है। एंड इसके बाद यहाँ से मेरा चिप निकल रहा है, मान लो इस तरह करके जो है मेरा चिप निकल रहा है, ये मेरा चिप है, ये मेरा निकल रहा है, और ये अनकट चिप है। आपको पता है ये क्या है, मेरा अनकट चिप, यानी कि ये भी निकलेगा, ये एक तरह से मेरा वर्कपीस ही कहलाता है, अनकट चिप है और ये मेरा चिप निकल रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है ये फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। मैं कैसे दिखाऊंगा, इससे देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है फिनिश सरफेस कहलाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनिश्ड सरफेस, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंक सरफेस बोलते हैं। और इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक सरफेस। और मैंने क्या कहा कि मेरा जो फ्लैंक वियर है वो कहाँ पे आता है, इस जगह पे। देखो ये मेरा जो है यहाँ पे मेरा आ जाता है क्या, इस सेक्शन में मेरा आ जाता है फ्लैंक वियर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका टूल है और वर्कपीस है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शन हो जाता है, इसके चलते मेरा आ जाता है। तो हम लोग क्या देखें, फ्लैंक वियर कहाँ पे आ रहा है, मेरा फ्लैंक सरफेस, ये वाला पार्ट फ्लैंक सरफेस और वर्कपीस के बीच में। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग रैक वियर का, या फिर इसको क्रेटर वियर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रैक वियर या फिर क्रेटर वियर। तो क्रेटर वियर हमको कहाँ देखने को मिलता है, इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे, यानी कि इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला हम लोग को, देखने को मिलेगा क्रेटर वियर या फिर रेक वियर। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, किसके किसी बीच में, कटिंग टूल और चिप के बीच में जो रबिंग और फ्रिक्शन आ जाता है या हाई टेम्परेचर हो जाता है, उसके चलते मेरा रेक वियर और क्रेटर वियर देखने को मिलता है। समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको फ्लैंक वियर बोलते हैं और रेक वियर बोला जाता है क्रेटर वियर को। समझ आया कि नहीं। चलो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं वैसे भी फिगर से समझा दिया हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका फ्लैंक फेस है और ये आपका रेक फेस है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहीं पे मेरा टूल इस तरह करके जाता है, टूल मेरा यहीं पे रहता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे फ्लैंक फेस मेरा क्या आ रहा है, फ्लैंक वियर आ रहा है, और रेक फेस में मेरा क्या आ रहा है, क्रेटर वियर, या फिर इसको हम लोग रेक वियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक फेस वियर भी बोला जाता है। तो ऊपर में आता है मेरा क्रेटर वियर और नीचे ये कोना में जो आता है वो मेरा क्या जाता है, फ्लैंक वियर आ जाता है। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, पढ़िएगा ध्यान से, एक सेकंड। फ्लैंक वियर, वियर ऑन दी फ्लैंक फेस, मैंने आपसे कहा कि ये कहाँ पे मिलता है, मेरा फ्लैंक फेस में मिलता है। ठीक है, ये रिलीफ और क्लियरेंस फेस भी कहते हैं इसको। ऑन द कटिंग टूल इज कॉल्ड फ्लैंक वियर। जस्ट मैंने ये जो आपको फिगर दिखाया था, आपको बताया था कि जो ये मेरा फ्लैंक सरफेस हो जाता है, ये वाला पार्ट जो फ्लैंक सरफेस हो जाता है और जो फिनिश सरफेस होता है, इसके बीच में हम लोग एक एंगल पढ़े थे, उसको हम लोग बोलते थे क्या, ये मेरा कहलाता क्लियरेंस एंगल। आपको याद होगा, या तो क्लियरेंस एंगल कहलाता था या फिर इसको हम लोग बोलते थे क्या, दैट इज कॉल्ड योर रिलीफ एंगल। इसको हम लोग रिलीफ एंगल से भी जानते थे। ठीक है, एंगल से जानते थे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम लोग रिलीफ या फिर क्लियरेंस फेस भी बोलते हैं। वहाँ पे मेरा मिलता है, इसीलिए हमको समझ गए होंगे कि क्लियरेंस वियर जो मेरा क्लियरेंस फेस में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया
कि फ्लैंक वियर इज मोस्ट कॉमनली कॉज ड्यू टू द एब्रेसिव वियर ऑफ द कटिंग एज अगेंस्ट द मशीन सरफेस। वही बात है, मैंने कहा ना यहाँ पे कि मशीन सरफेस ये वाला पार्ट है आपका मशीन सरफेस, फिनिश सरफेस या फिर मशीन सरफेस या वर्कपीस, तो वर्कपीस के बीच में यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे और क्या बोला गया है कि फ्लैंक वियर जनरली अकर व्हेन द स्पीड ऑफ द कटिंग इज़ वेरी हाई, जब मेरा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहता है तब ये चीज़ मुझे देखने को मिलता है। एंड आगे बोला गया है फ्लैंक वियर अकर मेनली ऑन द नोज पार्ट, रिलीफ फेस, देखो ध्यान से यहाँ पे, और साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एक तो नोज पार्ट में देखने को मिलता है, रिलीफ फेस में देखने को मिलता है और साइड रिलीफ फेस देखने को मिलता है। मैं वन बाय वन करके सब चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। ये तो चीज़ समझ गए होंगे कि ये मेरा है रेक फेस और ये मेरा फ्लैंक फेस। फ्लैंक फेस में जो वियर आता है उसको बोलते हैं फ्लैंक वियर, और जो रेक फेस में वियर आता है उसको बोलते हैं क्रेटर वियर या फिर आपका रेक फेस वियर। ठीक है, नाइस, ओके। अब आपको पता है कि नोज कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते थे नोज। इसको क्या बोलते थे? नोज। तो कभी कभी यहाँ से बीच में जो मेरा वियर आएगा इसको हम लोग नोज वियर भी बोलते हैं, याद रखना। और यहाँ पे देखो एक नोच वियर भी है, एक होता है मेरा नोच, एक होता है नोज। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक बीच में हम लोग बोलते थे नोज। क्या बोला जाता है? नोज। तो नोज में जो वियर रहेगा ना इसको हम लोग नोज वियर भी बोलेंगे, नोज वियर भी बोलते हैं। तो एक तो आ जाता है मेरा नोज वियर, पहला याद रखना। एक नोच वियर क्यों? क्योंकि देखो ये भी मेरा फ्लैंक वियर, टोटल मेरा फ्लैंक वियर ही कहलाएगा कंप्लीट। अगर कंप्लीट मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, मैं रेड से देखो यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये रेड से यहाँ तक जो है ये कंप्लीट मेरा क्या है? ये कंप्लीट मेरा कहलाएगा फ्लैंक वियर। लेकिन चूंकि मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक बीच में आ जाता है मेरा नोज, इसीलिए ये मेरा नोज वियर भी कहलाएगा। एंड चूंकि ये नोच है, मतलब नोच जैसा निकला हुआ है, इसलिए हम लोग नोच वियर भी बोलेंगे और आपका मेरा क्रेटर वियर भी बोलेंगे। तो तीन तरह का वियर हमको ऐसे जनरली देखने को मिलता है। तो ये कहाँ कहाँ हमको देखने को मिला जो फ्लैंक वियर है? तो बोलोगे सर एक तो मेरा नोज में देखने को मिला, ये मेरा नोज है, यहाँ देखने को मिला। उसके अलावा सर ये मेरा रिलीफ यहाँ पे आ जाता है, रिलीफ एंगल यहीं पे प्रोवाइड होता है, रिलीफ फेस। तो मेरा एक रिलीफ आपका फेस में भी देखने को मिल रहा है और आपका साइड रिलीफ फेस में भी देखने को मिल रहा है, ये आपका साइड रिलीफ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ये चीज़, ठीक है, ओके। इसको देखो हम यहाँ पे फिगर में भी दिखाने का ट्राई किए हैं कि ये मेरा क्या था? कटिंग टूल है, ये मेरा टूल है और ये मेरा चीफ है और ये मेरा वर्कपीस है। तो देखो यहाँ पे जो आता है ये दिस इज कॉल्ड योर मेरा फ्लैंक वियर है, और यहाँ पे जो देखने को मिलता है टूल और चिप के बीच में हो जाता है क्रेटर वियर। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इसके अलावा हम यहाँ पे भी दिखाएं, देखो यहाँ से भी ध्यान से देखना, यहाँ मेरा क्या दिया गया, ध्यान से देना। यहाँ पे देखो ये जो मेरा दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर कौन सा पार्ट को दिखाया गया? इस वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया मेरा क्या? ये मेरा जो है दिस इज कॉल्ड मेरा फ्लैंक वियर। मैं रेड से लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आया जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा मेरा क्या? फ्लैंक वियर, ठीक है। ये जो आपको दिखा रहा है इतना तक ये जो ये दिखा रहा है ये मेरा फ्लैंक का कितना बैंडविड्थ है, कितना मेरा चौड़ा है, वो दिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा आ जाता है क्रेटर वियर। ऊपर में जो है यानी कि ये मेरा क्या है? रेक सरफेस है, तो रेक सरफेस में आ जाता है क्रेटर वियर और फ्लैंक में आ जाता है फ्लैंक वियर। और देखो नॉच वियर क्यों? क्योंकि नॉच जैसा यहाँ देखो निकला हुआ, देखो ध्यान से, ये जो मैं जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो देखो ये नॉच जैसा थोड़ा निकला हुआ, इस पार्ट में नॉच जैसा निकला हुआ नीचे तरफ, इसीलिए इसको नॉच वियर बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं क्या? देखो ध्यान से, मेरा नोज रेडियस वियर। क्यों? मेरा नोज रेडियस वियर भी और मेरा नॉच वियर भी दोनों मेरा क्या है? दोनों मेरा फ्लैंक वियर ही, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन चूंकि नोज में आ रहा है इसलिए इसको नोज रेडियस वियर बोलते हैं, और मेरा नोज जैसा निकल रहा है इसलिए नोच वियर भी बोलते हैं। और मेरा फ्लैंक वियर इसके बीच में जो आता है इसको बोलते हैं फ्लैंक वियर। स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो आप तीन तरीका में इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया नोज वियर, और इसके बीच में जो आ गया दिस इज कॉल्ड मेरा फ्लैंक वियर, और कोना जैसे निकल गया इसके दिस इज कॉल्ड माई नोच वियर। नोच और नोज अलग अलग है और फ्लैंक है, समझ गए होंगे। और मेरा अगर एक्चुअल कैसा दिखता है फ्लैंक वियर, तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लैंक वियर, ये जो है दिस इज कॉल्ड मेरा फ्लैंक वियर। फ्लैंक में मेरा आ जाता है इसलिए इसको फ्लैंक वियर कहते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रेटर वियर के बारे में। मैंने कहा क्रेटिंग वियर कहाँ देखने को मिलता है? मेरा रेक फेस में देखने को मिलता है, इसीलिए मेरा रेक फेस वियर भी इसको कहते हैं। इस जनरली एसोसिएट विद दी हाई कटिंग टेम्परेचर, हाई कटिंग टेम्परेचर के लिए होता है, वीकिंग ऑफ द टूल के लिए होता है, फ्रिक्शन के लिए, और कटिंग फोर्स एट दी चीप टूल इंटरफेरेंस। मैंने कहा कि जो चीप होता है टूल होता है उसके इंटरफेरेंस के बीच में मुझे देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे भी मैंने आपको फिगरों में बताया था कि जो टूल होता है और आपका चीफ होता है उसके बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपसे दिखाया कि क्रेटर वियर, यहाँ पे देखो जो टूल और आपका चीफ है उसके बीच में देखने को मिलता है, ठीक है, क्रेटर वियर। और आप यहाँ पे देख रहे हो क्रेटर वियर कुछ ऐसा रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या यहाँ पे बात किया गया है क्रेटर वियर से रिलेटेड।
द क्रेटर वियर अकर एट द रेक फेस, मैंने कहा था रेक फेस में देखने को मिलता है, ऑफ द टूल कटिंग टूल एंड एडेशन ऑफ द चिप मूव ओवर द रेक फेस ऑफ द टूल, यानी कि जो चिप जब मेरा ऑब्वियसली बात है चिप और टूल के बीच में हो जाता है, तो जब मेरा चिप मूव करता है रेक सरफेस में उसके चलते मेरा क्रेटर वियर आ जाता है, क्योंकि क्रेटर वियर जब चिप मेरा मूव करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो उसके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन के चलते अटैचमेंट ज़्यादा मेरा आ जाता है, तो उसके चलते मेरा क्रेटर वियर देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा हो जाता है टूल, मेरा वर्कपीस आ जाता है, और ये मेरा हो जाता है मेरा कटिंग टूल, ये मेरा कटिंग टूल है, और यहाँ से मेरा निकलता है चिप, तो ये मेरा चिप है, ये क्या है मेरा चिप है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर एकदम कभी ना भूलो, ठीक है। और मेरा कहाँ जनरेट होता है, इस जगह पे मेरा जनरेट होता है क्या, रेक वियर, या फिर आप रेक वियर बोलो, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रेटर वियर। तो क्रेटर वियर, तो यहाँ पे क्या होगा, चिप जब मेरा बाहर निकलेगा तो इसमें रबिंग होगा, फ्रिक्शन होगा, उसके चलते यहाँ मुझे देखने को, और एडेशन भी होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर के चलते क्या होगा, टूल से मेरा चिप चिपक भी जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि चिप मूव एडेशन, देखो यहाँ पे बोला गया है ना, ठीक है, एडेशन एज द चिप मूव ओवर द रेक सरफेस, मतलब जब मेरा चिप निकलता है ना, तो निकलता तो हाई टेम्परेचर के चलते वो क्या हो जाता है, टूल में चिपक जाता है, उसके चलते मेरा क्रेटर वियर जनरेट होता है। फिर बोला गया कि इट्स अकर मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द मेटल, वही बात है, टकराता आपस में, डिफ्यूज कर जाता है, टकराता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, टकराता आपस में चिप का और टूल का जो आपका मटेरियल है। अब देखो क्रेटर वियर कैसा देखने को मिलेगा, ये चीज़ है, ये जो आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड योर क्रेटर वियर, ठीक है। और देखो नोज साइड में देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड योर नोज वियर, नोज वियर, क्रेटर वियर, और ये जो साइड में देखने को मिलेगा ये मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा मेरा फ्लैंक वियर, फ्लैंक वियर। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी तरीका से मैं बताने का ट्राई किया, बहुत टाइम लेके, जबकि ये छोटा पार्ट था, लेकिन मैं चाह रहा था कोई रिस्क ना लेना। अब हम लोग बात करेंगे टूल लाइफ, यानी कि कोई जो टूल कटिंग टूल है वो कितना दिन चलेगा और किस किस बात पे वो डिपेंड करता है, उस चीज़ के बारे में एक थ्योरी भी है, एक न्यूमेरिकल सेक्शन है, न्यूमेरिकल सेक्शन जो आता है कभी कभी, उसको भी मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, द टूल लाइफ में बी डिफाइन एज द टूल यूजफुल लाइफ विच हैज बीन एक्सपेंडेड व्हेन इट इज़ कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री पार्ट, यानी कि टूल लाइफ हम लोग कब तक बोलेंगे कि ये मेरा यूजफुल है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, फिर प्रोडक्शन के लिए, जब तक उससे मुझे प्रोडक्शन मिलते रहे। अगर मेरा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो वो टूल लाइफ मेरा टूल अच्छा नहीं कहलाएगा, यानी कि उसका टूल लाइफ खत्म हो गया। आगे यहाँ पे बोला गया है टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर, यानी कि ओवर मीन्स नहीं होता कि भाई तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, तो ओवर कब कहलाएगा, जब कहलाएगा जब इफ़ दी पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन एंड देयर इज सडन इंक्रीजिंग, ये मेरा इंक्रीज दिखा रहे हैं, ठीक है, सडन इंक्रीज, मैं हाइलाइटर को चेंज करके पीला कर लूँ, सडन इंक्रीज इन कटिंग फोर्स एंड द पावर कंजप्शन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा जो आपका टूल है, टूल का लाइफ है, वो हम कब बोलेंगे भाई खत्म हो गया तेरा, ओवर हो गया, जब मेरा सरफेस फिनिश जो मिलेगा कटिंग टूल के बाद जब हम लोग मटेरियल बनाएंगे, मेरा सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, पुअर सरफेस फिनिश मिलेगा, इज ऑब्टेन, पहली बात ये मुझे मिलेगा, एंड उसके बाद बोला देयर इज सडन इंक्रीजिंग इन द कटिंग फोर्स, अगर हम लोग कटिंग फोर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, सडन अचानक इंक्रीज कर देंगे, तो उसके चलते से मेरा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा लेने लगे। आप मान लो कटिंग टूल है मेरा, और कटिंग टूल से कोई चीज़ को इंक्रीज करो, आप अचानक कोई क्या करो कटिंग फोर्स को बढ़ा दिया, बहुत हाईली स्पीड कट करने लगा, उसके चलते आप देख रहे हो कि मेरा जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ले लिया, जल्दी आपका जो है जो आप जनरेटर से मार करो तो जनरेटर का तेल खत्म हो गया है, तो आप देखो इतना तो होना नहीं चाहिए, इट मीन समझ लो कि मेरा जो टूल है उसका लाइफ खत्म हो चुका है, ठीक है, और सरफेस फिनिश भी खराब मिल रहा है, तो समझ लो टूल का लाइफ खत्म, मतलब अब हमको कटिंग टूल चेंज करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि टूल लाइफ इज ऑल्सो सेड टू बी ओवर, हमको भी मतलब ओवर बोल सकते हैं, कब भाई और कब, इफ़ द ओवर हीटिंग एंड द फर्निश ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन स्टार्ट, यानी कि इसके चलते मेरा जब टूल रबिंग करेगा मटेरियल के साथ, जब कट करेगा तो उसके चलते ओवर हीट हो जाएगा एंड फ्रिक्शन जनरेट करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन काफ़ी फ्रिक्शन जनरेट करेगा, तब भी हमको पता चल जाएगा कि मेरा टूल का जो है लो लाइफ खत्म हो चुका है। अब भाई अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टूल लाइफ, कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। एक तो टूल का ज्योमेट्री, हम लोग टूल किस तरह से बनाते हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि टूल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है मेरा टूल लाइफ। इसके अलावा जो फीड रेट है, यानी कितना स्पीड दे रहे हैं, अगर मान लो ज़्यादा स्पीड रख रहे हैं तो वो जल्दी खराब होगा, कम स्पीड रखते तो आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कटिंग स्पीड, वही बात है। डेप्थ ऑफ द कट, यानी डेप्थ ऑफ द कट करने का मतलब क्या है कि ये मेरा मान लो वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है और यहाँ पे ये मेरा है कटिंग टूल, मैंने जैसे आपको कहा था
अब ये कटिंग टूल है, अब इसको डेप्थ ऑफ कट मान लो यहीं तक काट कर रहे हैं, अब इसको डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा घुसा दे रहे हैं, मतलब इतना डेप्थ ऑफ कट दे दिए। अब देखो ये अब इतना मटेरियल को कट करके बाहर निकालेगा, तो अगर ऑब्वियसली बात है डेप्थ ऑफ कट देंगे उसके चलते टूल लाइफ मेरा घट सकता है, तो डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करता है। फीड कितना हम लोग फीड यहाँ अंदर डाल रहे हैं वो चीज़ डिपेंड करता है, और जो टूल मटेरियल है वो कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे मैंने कहा अरेंज वाइज में सजा हुआ कि नहीं उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स, और चिप का थिकनेस, मतलब जो मटेरियल को हम लोग कट कर रहे हैं और जो मेरा चिप थिकनेस है वो कितना निकलना चाह रहे हैं। जो मेरा चिप इसके बाद यहाँ से निकलता है वो मेरा पतला है या मोटा है। अगर मोटा है इट मीन ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट है, यानी कि टूल मटेरियल उसमें कम चलेगा। अगर मेरा पतला पतला निकल रहा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है मेरा टूल लाइफ को। अब मेरा एक रिलेशन आ जाता है, जो कि ये जो रिलेशन होता है वो टूल लाइफ का हम लोग लेते हैं और कटिंग स्पीड के बीच में लेते हैं। जो टूल लाइफ लेते हैं वो लेते हैं आपका मिनट्स में, कि कितना मिनट्स मेरा चलेगा, एंड कटिंग स्पीड हम लोग लेते हैं वेलोसिटी में, जो कि मिनट पर mm में रहता है, ठीक है। और ये जो आपका रिलेशन होता है दिस इज कॉल्ड योर वी पे पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे v क्या है, v मेरा वेलोसिटी है, कटिंग वेलोसिटी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये क्या है, मेरा कटिंग स्पीड है, ठीक है। t क्या है, मेरा टूल लाइफ है, t इज माई टूल लाइफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर भी आप लोग को फिर भी मैं बता देता हूँ। v क्या है, मेरा कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड है। t मेरा क्या है, ये मेरा टूल लाइफ है, टूल लाइफ है। टूल लाइफ इसको हम लोग लेते हैं मिनट में, इसको लेते हैं m पर mm में, ठीक है। और मेरा n क्या है, ये n ये मेरा एक्सपोनेंट है, ये डिपेंड करता है टूल मटेरियल और वर्कपीस में। याद रखना ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका फॉर्मूला है वी पे पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आपका c क्या है, तो दिस इज कॉल्ड योर कॉन्स्टेंट। n मेरा एक एक्सपोनेंट है जिसको याद रखना है, इसको टेलर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो टेलर एक्सपोनेंट किस पे डिपेंड करता है, तो मेरा टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है और वर्कपीस में डिपेंड करता है। अब ये जो आपका n है, अगर मेरा एक 0.1 से लेकर 0.2 रहेगा तो आप समझ लेना कि हाई स्पीड स्टील टूल के लिए लेते हैं। अगर मेरा कार्बाइड टूल रहेगा तब कितना लेंगे, यहाँ मेरा टूल लिख लेते हैं हाई स्पीड स्टील टूल, ठीक है। अगर मेरा कार्बाइड टूल रहेगा तो हम लोग n का वैल्यू यानी कि टेलर एक्सपोनेंट का वैल्यू 0.2 से लेकर यानी कि 0.2 से लेकर हम लोग लेते हैं 0.25 तक। अगर मेरा सेरामिक टूल रहा तो हम लोग n का वैल्यू लेते हैं 0.4 से लेकर 0.455 तक। याद रखना इससे क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये फॉर्मूला से भी आया है। यहाँ पे कटिंग स्पीड आपको वैल्यू दे देगा, टी वैल्यू दे देगा, बोलेगा बताओ n का वैल्यू क्या निकलेगा, या फिर n का वैल्यू दे देगा एंड आपका कांस्टेंट का वैल्यू निकालने बोला, कुछ मतलब 3-4 में से 2-3 दे देगा, एक नहीं देगा। अब बात करेंगे हम लोग टूल लाइफ। जो टूल लाइफ है वो किस किस चीज़ का किस मतलब स्पीड में बढ़ाने से बढ़ता है, कटिंग एज के मतलब सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि टूल लाइफ जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मेरा कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि टूल लाइफ मेरा घट जाएगा। अगर कटिंग स्पीड हम लोग ज़्यादा देंगे, ऑब्वियसली बात है कटिंग स्पीड अगर ज़्यादा करेंगे तो टूल का जो एज है वो धार खत्म होगा धीरे धीरे, तो टूल लाइफ उसका क्या होगा, जल्दी खत्म होगा। सेकंड बात किया गया है यहाँ पे कि इंड कटिंग एज एंगल अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो उसके चलते क्या होगा, अगर इंड कटिंग एंगल हम लोग ज़्यादा देंगे तो लीप एंगल मेरा काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। समझ आया कि नहीं, अगर लीप एंगल इंक्रीज करता है तो स्ट्रेस काफ़ी जनरेट हो जाता है, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और उसके चलते मेरा हीट डिसिपेशन मतलब हीट भी ज़्यादा बर्बाद होगा, उसके चलते भी मेरा टूल लाइफ घट जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मेरा साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज कर देंगे तो मेरा टूल लाइफ घट जाता है, और साथ ही साथ मेरा चिपिंग भी प्रोड्यूस होता है, चिप भी निकलने लगता है। और याद रखना किसका बात करें कि साइड कटिंग एज एंगल कब, जब मेरा 15 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 15 से कम हम लोग प्रोवाइड करना ही पड़ता है अगर हम लोग को अच्छा टूल फिनिश चाहिए तो। फिर बात करेंगे आगे, और कुछ है जो टूल मटेरियल डिपेंड करता है टूल लाइफ में। हम लोग सबका टूल लाइफ देख रहे हैं कि अगर हमको टूल का लाइफ यानी उसका ज़िंदगी को ज़्यादा चलाना है, यानी टूल जो मटेरियल है चाहे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही बात करें, हमको चाहते हैं कि भाई सिंगल पॉइंट या डबल पॉइंट या मल्टी पॉइंट किसी का भी बात करें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मेरा चले, 6 महीना तक चलेगा या फिर 1 महीना तक चलेगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम देखेंगे, भाई कटिंग स्पीड ज़्यादा होने से घट रहा है, यानी कि कटिंग स्पीड हम लोग कम रखेंगे। इसका इंड कटिंग एज एंगल को ज़्यादा रखने से मेरा खत्म हो रहा है, यानी कि इंड कटिंग एज एंगल को भी हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वो सारी चीज़ को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कटिंग मच बेटर देन द इंटरमिटेंट कटिंग, यानी कि अगर मेरा कंटिन्यूअस कटिंग हम लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस कटिंग में मेरे जो टूल लाइफ है वो मेरा ज़्यादा होता है, ठीक है। मच बेटर देन हो जाता है इंटरमीडिएट कटिंग, मतलब अगर रोक के कटिंग कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यूस कटिंग करते हैं तो उससे मेरा टूल लाइफ जो वो मेरा इंक्रीज मतलब अच्छा होता है। फिर बात किया गया है टूल लाइफ बेटर कब भाई, इफ द ग्रेन साइज लार्जर, अगर मेरा ग्रेन साइज काफ़ी लार्जर है, मतलब जो हम लोग वर्कपीस है
उस वर्कपीस को हम लोग जो कट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह का चिप निकल रहा है, इसका हम लोग बात करें, इसका अगर ग्रेन साइज काफ़ी बड़ा बड़ा, इसके अंदर जो इस तरह का ग्रेन साइज है, बड़ा बड़ा ग्रेन साइज का बना है, तो इसको कट करने में ज़्यादा उसको मेहनत नहीं लगेगा। वही अगर मान लो दूसरा वर्कपीस हम लोग ले लेंगे और इस वर्कपीस में जो मेरा ग्रेन साइज है वो काफ़ी छोटा छोटा है, इट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा टफ है, ज़्यादा हार्ड है, यानी कि इसको कट करने के लिए मेरा मटेरियल जो टूल मटेरियल है उसको ज़्यादा लोड लगेगा, इसके चलते मेरा टूल लाइफ घट सकता है। तो अगर मेरा ग्रेन साइज ज़्यादा रहा तो टूल लाइफ मेरा बेटर होगा, ठीक है, ज़्यादा चलेगा। एंड अगर शेयर एंगल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे और साथ ही साथ मेरा जो आपका चिप और टूल का कॉन्टैक्ट एरिया है उसको घटा देंगे, उसके भी चलते मेरा टूल लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। समझ आया कि नहीं? चलो ना हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में। तो आई होप सो कि क्लास आप लोग अच्छा लग रहा है। आप लोग लाइक वगैरह करते नहीं हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, अभी का अभी आप लोग लाइक करो। आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, ठीक है, लाइक करना और जरूर शेयर करना। अभी तो चैनल अभी तो लेक्चर बाकी है। चलो आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे अब सरफेस रफनेस। तो जो मेरा सरफेस हो जाता है वो रफनेस होने के पीछे कौन कौन सा लॉजिक होता है, कौन कौन सा फैक्टर हो जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, इन मशीनिंग ऑफ मेटल सरफेस रफनेस इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। सरफेस में जो रफनेस आ जाता है, खराबी आ जाता है, क्यों आता है? पहला बोला कटिंग टूल वेरिएशन। अगर कटिंग टूल हम लोग कटिंग का जो टूल है वो बार बार आपका वाइब्रेशन करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिलेगा, तो ड्यू टू वाइब्रेशन के चलते मेरा जो है वो आपका जो सरफेस है उसमें क्या आ जाएगा, रफनेस आ जाएगा। फिर बात क्या गया, रफनेस ऑफ द कटिंग एज। अगर मेरा जो कटिंग एज है, ये जो आपका रहेगा कटिंग एज का बात करें, ये अगर मेरा रफ रहेगा, पहले से ही रफ रहेगा, उबड़ खाबड़ इस टाइप से रहेगा, तो तब भी मेरा क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिश ऑब्वियसली मेरा रफ आएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि मेरा रफनेस नहीं होना चाहिए कटिंग एज, अगर हमको सरफेस फिनिश बहुत स्मूथ चाहिए तो। फिर बात कर रहा फ्रेगमेंट ऑफ द बिल्डअप एज ऑन द मशीन सरफेस। मैंने कहा था बिल्डअप एज क्या हो जाता है कि मान लो ये मेरा वर्कपीस है और ये मेरा कटिंग एज है, ये मेरा क्या कटिंग टूल है, सॉरी ये मेरा टूल है। अब जब मेरा टूल कट कर रहा है तो कट करने के साथ यहाँ पे मेरा जो है क्या छोड़ देता है, कुछ हाई टेम्परेचर के चलते इस तरह चिप जो है वो चिपक जाता है वर्कपीस से, तो उसी को बोलते हैं मेरा बिल्डअप एज। तो बिल्डअप एज अगर मेरा फिनिश सरफेस में रहा तो उसके चलते मेरा जो आपका सरफेस है वो फिनिश नहीं मिलेगा, शुरू में ही है तो उसके चलते भी मेरा फिनिश सरफेस नहीं मिलता, रफ हो जाएगा मेरा सरफेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया 5 नंबर में, फॉर्मेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूअस चिप व्हेन कटिंग ब्रिटल मटेरियल। अगर हम लोग ब्रिटल मटेरियल को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके चलते मेरा आपको पता है कि आपका ब्रिटल मटेरियल में डिसकंटिन्यूअस चिप निकलता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस केस में भी मेरा जो सरफेस है वो मेरा रफनेस आएगा, मतलब फिनिश सरफेस नहीं आएगा। जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल को कट करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, कंटिन्यूअस चिप। उस केस में मेरा जो सरफेस होता है वो काफ़ी क्या निकलता है, मेरा फिनिश निकलता है, यानी कि स्मूथ निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलो फिर बात किया गया है टीयरिंग ऑफ द डक्टाइल वर्क मटेरियल व्हेन मशीनिंग एट द लो कटिंग स्पीड। यानी कि अगर मेरा जो डक्टाइल मटेरियल है वो बहुत ही कम कटिंग स्पीड में करते हैं तब भी मेरा जो सरफेस वो रफ हो जाएगा। मैंने आपको 2 चीज़ बताया था कि जो मेरा कंटिन्यूस स्पीड, जब हम लोग कंटिन्यूस चिप निकलता है, कंटिन्यूस चिप निकलता है कब निकलता है, जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल काटते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पीड को ज़्यादा रखते हैं और रैक एंगल को भी ज़्यादा रखते हैं। अगर हम लोग निकलता है आपका कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज, तो अगर मेरा बिल्डअप एज भी निकलता है तो ये कब निकलता है, जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल को ही कट करते हैं, बट यहाँ पे स्पीड मेरा घट जाता है, रैक एंगल घट जाता है। ध्यान देना, दोनों का हम लोग बात किए। जो यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे अगर मेरा कंटिन्यूस चिप चाहिए तब भी मेरा डक्टाइल है, और कंटिन्यूस चिप बिल्डअप एज चाहिए तभी मेरा डक्टाइल मटेरियल है। केस बस यही है कि स्पीड अगर हम लोग ज़्यादा रखेंगे, रैक एंगल ज़्यादा रखेंगे तो मुझे मिलेगा कंटिन्यूस चिप इन डक्टाइल मटेरियल, बट अगर हम लोग स्पीड घटा देंगे, रैक एंगल घटा देंगे डक्टाइल मटेरियल में, तब हमको मिलेगा कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। तो देखो बिल्डअप एज यहाँ पे आ ही गया ना। और जस्ट हम लोग देखें कि अगर मेरा बिल्डअप एज आएगा, इस पॉइंट को देखो, बिल्डअप एज अगर मेरा आएगा तो मेरा मशीन सरफेस जो फिनिश नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, एट लो स्पीड, जैसे कटिंग स्पीड को हम लोग लो कर देंगे, इट मीन्स मेरा क्या हो रहा है, और डक्टाइल मटेरियल का बात कर रहा है। तो जस्ट यहाँ भी हम क्या बोले कि डक्टाइल मटेरियल में अगर हम लोग स्पीड को घटा देंगे, रैक एंगल को घटा देंगे, तो मेरा निकलता है कंटिन्यूसली विथ बिल्डअप एज। और बिल्डअप एज में तो मेरा कंटिन्यू जो फिनिश सरफेस है वो रफनेस आएगा ही आएगा, स्मूथ मेरा नहीं आएगा। तो इसके चलते भी मेरा जो है रफनेस आता है सरफेस। और लास्टली यहाँ पे बोल रहा है डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क मटेरियल। अगर मेरा वर्क मटेरियल में ही डिफेक्ट रहा तब तो मेरा सरफेस कहाँ से फिनिश्ड आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो फैक्टर किस पे होता है, मेरा रफनेस को अगर बचाना है तो इस सारे चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पे बताया गया कि फिनिश सरफेस इज इम्प्रूव बाय, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर, ये तो सारा चीज़ आप बता दिए कि इसके चलते मेरा जो है रफनेस आ जाता है सरफेस। इम्प्रूव कैसे करेंगे सर, तो कटिंग स्पीड को अगर हम लोग ज़्यादा रखेंगे,
टूल का जो कटिंग स्पीड है उसको ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तब मेरा हो सकता है। नोज रेडियस जो होता है उसको हम लोग ज़्यादा अगर बढ़ा के रखेंगे तब भी मेरा हो जाता है। और रेक एंगल को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तब मेरा हो जाता है क्या, सारे को अगर ये सब करेंगे, यानी कि अगर हम लोग कटिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे, नोज रेडियस को इंक्रीज करेंगे, रेक एंगल को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब इसको शो हो रहा है इंक्रीज का, ठीक है, ये इंक्रीज मेरा शो कर रहा है। तो अगर कटिंग स्पीड, नोज रेडियस, रेक एंगल को इंक्रीज करेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरा सरफेस फिनिश्ड जो सरफेस मिलेगा वर्कपीस का वो मुझे फिनिश्ड मिलेगा। एंड लास्ट में बताया गया इफ़ या फिर बट लेकिन अगर हम लोग डेप्थ ऑफ कट को बढ़ा देंगे या फिर फीड रेट को बढ़ा देंगे तो मेरा जो सरफेस फिनिश है वो डिटेरिएट कर जाएगा, यानी कि घट जाएगा। अब डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ये मेरा वर्क पीस है, फिर से उसी तरीक़े से बताते हैं, ये मेरा कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है। अब डेप्थ ऑफ कटिंग का मतलब क्या है कि ये जो है आपका टूल का डिप है ये यहाँ तक घुसा देंगे। जब इसको घुसा देंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ टूल जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएगा वर्कपीस को, और जिसके चलते सरफेस फिनिश भी मेरा डेटोरेट होने लगेगा, यानी कि फिनिश सरफेस मेरा अच्छा नहीं मिलेगा। किसके चलते, डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट के चलते। समझ आया कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट को यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। तो हम लोग का क्लास यहाँ पे हो जाता है आज का एंड। आपको कैसा वीडियो लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, ठीक है, प्लीज़ लाइक वगैरह कीजिएगा। लाइक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लाइक कीजिएगा तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसी तरह फंक्शन करता है कि अगर कोई लाइक किया इट मीन्स है कि लेक्चर अच्छा है तो इसको ज़्यादा बच्चों तक फैलाता है, नहीं तो वो शेयर ही नहीं करेगा ज़्यादा बच्चों तक, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा रूल ही है। तो आपको यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको फॉलो करना है, तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, आपको करना है। उसके बाद कमेंट करना है, कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा, एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। एंड आपको अगर पेड कोर्स चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है व्हाट्सअप का, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो। अगर आप कोई भी AJE का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, एक फाउंडेशन कोर्स और एक प्लस कोर्स, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा क्वेश्चन डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही साथ हमारे यहाँ 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 9000 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ का पता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर में आप इसके बारे में क्वारी पता कर सकते हो।